जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुग़ल का पतन यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है जानने को, जैसे कि प्रशांत धवन सर्कस स्टाइल में अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, तो वो वाला तो मेरा इंट्रो नहीं है, तो शुरू करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे वो तो बात की बात है। सबसे पहले ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के इंट्रोडक्शन से। चूँकि मुग़ल साम्राज्य छोटे से इलाके से आए थे और इन्होंने जिस तरह से 200 वर्षों तक, अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्षों तक इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर कब्ज़ा करके, इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर प्रशासन चलाया, शासन चलाया और बहुत सारे इलाकों को जीत करके जो उनके दुश्मन थे उन सभी को दूर रखा या फिर उन्हें ख़त्म ही कर दिया। तो इतने बड़े साम्राज्य का होने के बावजूद एक छोटे से टिंके के भर में आकर के क्यों सुगड़ गया, तो इसका सबसे पहला रीज़न जो है, और इसके अलावा बहुत सारे औरंगज़ेब के ऐसे रूल्स थे जिसकी वजह से डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की शुरुआत हुई। अब चूँकि औरंगज़ेब की मृत्यु जो कि 1707 ईस्वी में हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके आने वाले जितने भी उत्तराधिकारी थे 1707 से लेकर 1719 के बीच जितने भी थे सबके सब दुर्बल, और दूसरी चीज़ उनके अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी सत्ता कायम रख सकें। चूँकि 1707 से लेकर 1719 के बीच बहुत सारे इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की वजह से दिल्ली बिल्कुल भी त्रस्त हो गया, यानी कि परेशान हो गया था। और इसके बाद 1719 में शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठे। इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन 29 साल तक इनके हाथों में गद्दी थी, जिस वजह से थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो स्टेबल गवर्नमेंट की आस या फिर मोहब्बत या फिर प्यार वो दिल्ली वालों को मिला, ठीक है। आखिरकार ऐसा नहीं कि शाह आलम बहुत बड़े 30 मार खान थे या फिर तुर्रम खान थे, तो इन्होंने भी कुछ खास उखाड़ा नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो शाह आलम की जिस तरह की नीति थी, जिस तरह के इनके रूल्स रेगुलेशन थे, जिस वजह से ये अपने प्रशासन को चला रहे थे, उस वजह से जो उनके वज़ीर थे निज़ामुल मुल्क, जिनका नाम है आसफ़ ज़ा, वो उनके इस नीति से बहुत ज़्यादा नाखुश थे, जिस वजह से उन्होंने वज़ीर का पद छोड़ दिया और वो वापस दक्कन चले आए। दक्कन यानी कि डक्कन जिसको हम बोलते हैं, वो साउथ इंडिया चले आए। और उसके बाद फिर उन्होंने निज़ामुल मुल्क ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद का निर्माण किया, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर ली। अब हम देखेंगे फॉरेन चैलेंजेस के बारे में। अब चूँकि जैसे मैंने आपको बताया 1707 से लेकर 1719 के बीच बहुत सारे इस तरह के चेंजेस हुए जिसने दिल्ली को बिल्कुल भी त्रस्त कर दिया। जो पहले थे नादिर शाह, इन्हें लुटेरा के नाम से जाना जाता है। अब इसे लुटेरा क्यों कहा जाता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। नादिर शाह जो कि एक फारस का शासक हुआ करता था, उसने 1738-39 ईस्वी के बीच मुग़लों के ऊपर आक्रमण किया, और मुग़लों के ऊपर आक्रमण करने के बाद शाह आलम को बंदी बनाया, और उसे बंदी बनाने के बाद पूरी दिल्ली बिल्कुल भी मलबे में तब्दील हुई, यानी कि बोलता है ना जैसे मिट्टी पलीत हो गई, उस तरह की कहानी हुई। और इस बीच क्या हुआ, नादिर शाह ने पूरे के पूरे दिल्ली में जितने भी कुलीन जो कि अमीर, सूबेदार या फिर मनसबदार थे, उनकी तिजोरियाँ लूटी। उनके अलावा मुग़ल शासन के अंतर्गत जितने भी खजाने थे, सभी खजानों में मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा बहुत ज़्यादा, दो ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो वो ले गए। तो इस चीज़ की वजह से 70 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली की लूट हुई थी, जो कि नादिर शाह अपने फारस में ले गया और अपने साम्राज्य को धीरे धीरे काफ़ी बहुत बड़ा बनाया, क्योंकि ये बेसिकली एक लुटेरा ही था जिसने इतने बड़े स्केल पर लूट की और अपने देश वापस लौट गया। अब चूँकि ये फारस का रहने वाला था, उसके बाद फिर उसने लाहौर से शुरुआत की और इतनी बड़ी लूट की, जिसमें था एक मयूर सिंहासन और दूसरा कोहिनूर का हीरा। अब ये तो हो गया पहले चैलेंजेस के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे आक्रमण विदेशियों के द्वारा किए गए, और जिससे कि मुग़ल साम्राज्य हमेशा ही परेशान रहा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली। अब चूँकि अहमद शाह अब्दाली मुग़लों के बिल्कुल भी पीछे पड़ गया था। अब वो चाहता था कि किसी भी तरह मुग़ल साम्राज्य यानी कि दिल्ली उनके हाथों में लग जाए। 1757 ईस्वी में
जब अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध जीता और जिस तरह से वो उनके हाथों में बंगाल के ऊपर जो नियंत्रण मिला, उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, दिल्ली को अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली को कब्ज़े में लेने के बाद वो मराठों के साथ उसका युद्ध हुआ, जो कि 1761 का बहुत ही फेमस पानीपत का तीसरा युद्ध माना जाता है, जिसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली वापस से अपने देश यानी कि अफ़गानिस्तान लौट गया। अब इन सारी चीज़ों के अलावा हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के पीछे जो तीसरा जो रीज़न है वो इकोनॉमी। चूँकि इस टाइम पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही थी, यानी कि नीचे जा रही थी। उसका रीज़न था जिस तरह से वॉर हो रहे थे और वॉर में इतनी ज़्यादा हानि हो रही थी, जिस वजह से इकोनॉमी नीचे चली जा रही थी। अब चाहे वो कलाकार हो, संगीतकार हो, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि जीविका चलाता हो, वो सभी अब आगरा से हो या फिर दिल्ली से हो, वो वापस लौट करके अपने गांव जा रहा था, जिस चीज़ की वजह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। अब चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया, केंद्रीय शासन थी वो बिल्कुल भी, उनकी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। उसके वजह से भी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो भी इनके रेवेन्यू वसूले जाते थे वो अब धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि अब इनका डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। इस बीच क्या हुआ, इसी बीच सिखों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने व्यापार का जो रास्ता था वो रोक दिया, जिस वजह से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए और इकोनॉमी और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगी। अब इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा करके मराठाओं ने क्या किया, उन्होंने आकस्मिक यानी कि सडन आक्रमण कर दिया मुग़लों के ऊपर, और जिस वजह से इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुग़लों के डिक्लाइन होने के पीछे। अब हम बात करते हैं मुग़ल के डिक्लाइन होने की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि औरंगज़ेब ने जिस तरह से उसकी बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जिसके वजह से डिक्लाइन ऑफ मुग़ल की शुरुआत उसके कुछ नीतियों की वजह से हो चुकी थी, और उसके बाद उसके आने वाले जितने वो उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा एबिलिटी या फिर कैपेबल नहीं थे कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकते। बेसिकली साम्राज्य संभालने की बात तो छोड़िए, ये घर भी संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनके घर में क्या चल रहा था, वो एक तो उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, और दूसरी तरफ उत्तराधिकार में लड़ाई के बावजूद उन घरों में षड्यंत्र चल रहा था। ये अंदर के कम्युनिकेशन तो छोड़ ही दो, बाहर से आने वाले विदेशी आक्रमणकारी और जो इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे उत्तराधिकारी बोले या फिर सूबेदार बोले, ये अपने पर उठाए खड़े हुए थे कि जब इन्हें मौका मिले ये अपने आप को साबित कर सके और अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर सके। दूसरी तरफ जो पहलू थी जिसकी शुरुआत हुई थी वो थी ज़मींदार और कुलीन। ज़मींदार बेसिकली अपने ज़मीन के स्वामी होते थे, और इनका ये जिस तरह से राज सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे थे उसमें इनका योगदान ये था कि ये बेसिकली किसानों और मज़दूरों से रेवेन्यू वसूलते थे और उसी रेवेन्यू को बेसिकली राजाओं के पास जमा कराते थे, तो इसमें इनका बहुत बड़ा प्रॉफिट था। तो अब चूँकि ज़मींदारों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए मुग़लों ने एक नीति बनाई थी जिसमें कहा गया था कि जो भी रेवेन्यू टैक्स वगैरह अर्जित होती है ज़मींदारों को, वो उसका पूरा बायोडाटा यानी कि डेटा एंट्री करके दे। अब तो उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी करके दे। तो जिस चीज़ की वजह से ज़मींदार, चूँकि शुरू से ही ज़मींदार सत्ता की हिस्सेदारी में थे, जिस वजह से इनका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा, जिस वजह से मुग़लों की सत्ता की जो कमी थी, या फिर सत्ता का यूँ बोल लें कि डिक्लाइन बोल लें, बस रहने दो यार, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, ठीक है। तो ज़मींदारों की जिस तरह से वो सत्ता में घुस रहे थे और सत्ता में अपने अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, इस चीज़ का इम्पैक्ट उनके यानी कि मुग़लों के उत्तराधिकारियों के ऊपर हुआ, जिस वजह से धीरे धीरे ये ज़मींदार स्वतंत्र होने लगे और ये इतने बड़े हो गए कि इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कुलीन बेसिकली वो होते थे जो कि बेसिकली मनसबदार या फिर अमीर होते थे, जो कि मुग़लों के द्वारा दिए हुए
इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनके ऊपर शासन चलाते थे और उनका किस तरह से मैनेजमेंट करना, ये सारा काम इनके ही हाथों में था। अब चूँकि ये इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेशल, इसी चीज़ के लिए ये स्पेशल ही थे, तो ज़ाहिर सी बात है इनके पास इतनी एबिलिटी थी कि ये किसी साम्राज्य को बना भी सकते थे और किसी साम्राज्य को गिरा भी सकते थे। और इन सारी चीज़ों के अलावा अब चूँकि मराठा चाहते थे कि उनका महाराष्ट्र के ऊपर ही सिर्फ नियंत्रण हो, लेकिन जिस तरह से उनका महाराष्ट्र के ऊपर नियंत्रण हो गया, तो अब वो चाहते थे कि उनका नॉर्थ इंडिया में भी उनका प्रभाव बढ़े, जिस वजह से डिक्लाइन ऑफ मुगल की शुरुआत भी हुई। चूँकि हम कह सकते हैं कि क्योंकि मराठाओं ने मुगलों को भी बहुत परेशान किया था। अब इन सारी चीज़ों के अलावा एक और जो समस्या थी वो थी मनसबदार जिस तरह से बढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है मनसबदार बढ़ रहे थे तो उनको दिए जाने वाली सैलरी जिससे उनकी मिलती थी, यानी कि ज़मीन, तो ज़मीन जिस तरह से मनसबदार बढ़ रहे थे लेकिन ज़मीन तो उतनी थी ना, तो ज़मीन की कमी होने लगी। ज़मीन की कमी होने से अब ये होने लगा कि उन्होंने अपने जो वित्त मंत्री थे उनसे कहा कि अब इन सारी चीज़ों का डेटाबेस एक बनाया जाए, ताकि कौन सी चीज़ें, कितनी सारे पैसे कहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं और ये सारे पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को सुन करके जितने भी मनसबदार थे या फिर कुलीन थे या फिर सूबेदार थे, इनके ऊपर प्रेशर बन गया और इनके ऊपर जो प्रेशर बना इन्होंने किसानों के ऊपर डाला। तब चूँकि मुग़लों की इस नीति से अमीर या फिर सूबेदार परेशान थे, उन्होंने परेशान किया किसानों को। अमीर या फिर मनसबदार बोल लें, इन्होंने परेशान किया किसानों को, और किसान जब परेशान हुए तो उन्हें बहुत ज़्यादा, एक तो वो कमा नहीं पाते थे और जो कमाई होती थी उनमें से मैक्सिमम इनका रेवेन्यू टैक्स के रूप में चला जाता था। तो जिस चीज़ से मुग़लों ने एक तो किसानों से मुठभेड़ कर लिया था और दूसरी तरफ अमीर मनसबदार जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे पूरे के पूरे मुग़ल एम्पायर का, तो ये दोनों से मुठभेड़ करने की वजह से भी मानी जाती है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का। ठीक है, अब जो लास्ट जो मेन रीज़न है वो है एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जिस तरह से इनकी रेवेन्यू घटती जा रही थी, इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होती जा रही थी, उस बीच जो एक्सपेंसेस थे, चाहे वो राजा हो या फिर राजा के दरबार में होने वाले ख़र्च हो या फिर कुलीन की विलासिता वाली ज़िंदगी हो, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो इनकम चाहिए होती थी वो इनकम पर्याप्त नहीं थी, जिस वजह से कर्ज बढ़ता गया और जिस वजह से लास्ट टाइम पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुग़ल सत्ता पर बैठे जो राजा थे उनका नियंत्रण उनके मनसबदार, सूबेदार, उनके नौकर चाकर और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के ऊपर भी उनका नियंत्रण ख़त्म हो चुका था। यही सारे ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, यानी कि मुगल्स का पतन होने की यहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ पर इनका ख़त्म हुआ 1857 ईस्वी में बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु और उनके बेटे की मृत्यु के साथ ही। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जय हिंद।